नमस्कार दोस्तों, आज एक और पारिवारिक कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है, ऐ बुढ़िया चुपचाप अपने कमरे में पड़ी रह, मेरे बच्चे को छूने की कोशिश भी मत कर। मम्मी जी, आपसे कितनी बार कहा है मैंने, मुझ पर यूं हुक्म मत चलाया कीजिए। अगर रसोई में आपको कोई काम दिख रहा है तो खुद क्यों नहीं कर देती? प्रिया बहू कहकर बार बार मुझे क्यों पुकारती रहती हैं? एक बात याद रखिए मम्मी जी, मैं आपकी नौकरानी नहीं हूँ जो आपके इशारों पर नाचती रहूँ, समझी? गुस्से में बोली प्रिया। सास दमयंती जी बोली, बहू मैं तो बस इतना कह रही थी कि मैं तो आज सुबह भी घर का सारा काम करके कीर्तन में गई थी, मगर 3 घंटे बाद आकर देख रही हूँ तो रसोई बिखरी हुई पड़ी है। तुमने खाना खाया, उन बर्तनों को भी तुमने ऐसे ही सिंक में छोड़ दिया है। तुम सुबह सोकर ही 10 बजे उठती हो, उसके पहले मैं नाश्ता बना देती हूँ, दाल चावल बना देती हूँ, सब्जी काट देती हूँ, आटा भी गूंथ देती हूँ। तुम सिर्फ उठकर अपने लिए चाय बनाती हो। आज मुझे कीर्तन में जाना था, उसमें भी मैं आकर देखती हूँ कि मैं तो सब कुछ साफ करके गई थी, फिर रसोई इतनी गंदी कैसे पड़ी है? बस यही कहने के लिए तुम्हें आवाज़ दी, मगर उल्टा तुम मुझ पर ही भड़क रही हो। प्रिया बोली, मम्मी जी मुझसे या घर के काम वाम नहीं होते, और आपको इतनी ही दिक्कत है तो जाकर कहीं और रहिए, यूं बार बार मुझसे मत कहिए। वैसे भी मुझे आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। उतने में ऑफिस से संजू आ गया। पति संजू को देखते ही प्रिया के तेवर ही बदल गए। प्रिया बोली, संजू आज आप जल्दी आ गए। आप और मम्मी जी बैठिए, मैं अभी आप दोनों के लिए चाय बना देती हूँ। प्रिया ने ऐसा पहली बार नहीं किया था। वह पति संजू के सामने यही दिखाती कि वही घर का सारा काम करती है। संजू भी तो हमेशा प्रिया के ही गुण गाता, इसलिए दमयंती जी चुप ही रहती थी। वे कभी संजू को नहीं बताती थी कि प्रिया उसके ऑफिस चले जाने के बाद सास दमयंती जी से कैसा व्यवहार करती है। संजू और प्रिया की लव मैरिज थी। दमयंती जी इस शादी के लिए पहले तो तैयार नहीं थी, मगर बाद में बेटे की जिद के आगे घुटने टेक दिए थे उन्होंने। संजू ने प्रिया से पहले ही कह दिया था कि उसकी माँ को एक संस्कारी बहू चाहिए, इसलिए प्रिया ने भी शुरुआती दिनों में तो खूब संस्कारी होने का दिखावा किया, मगर वह कहते हैं ना, कुत्ते के पूंछ हमेशा टेढ़ी ही होती है। धीरे धीरे उसने सास दमयंती जी को अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए, मगर प्रिया अभी भी गिरगिट की तरह रंग बदल देती थी। पति संजू माँ की बहुत इज्जत करता था, यह बात प्रिया भली भांति जानती थी, इसलिए संजू के सामने यही बताती कि वह घर और सासू माँ का अच्छे से ध्यान रखती है। रात को अपने कमरे में आते ही प्रिया संजू से बोली, आज तो बहुत थक गई हूँ संजू, पूरे दिन घर का काम करना पड़ता है। तुम्हारी माँ तो रोज भजन कीर्तन में चली जाती है और पीछे से मैं ही घर का सारा काम करती हूँ। देखो ना, फिर भी कभी उप तक नहीं करती। संजू बोला, मुझे नाज है तुम पर प्रिया कि तुम मेरे घर को और मेरी माँ को इतने अच्छे से संभालती हो, वरना न जाने आजकल की लड़कियों को क्या हो गया है। सास ससुर की सेवा तो दूर की बात है, घर का एक काम भी नहीं होता है इनसे। मेरा दोस्त राकेश तो बेचारा शादी करके फंस गया, कह रहा था उसकी पत्नी उसकी माँ को बहुत त्रास देती है। राकेश का भी कहना नहीं मानती, सीधे मुंह किसी से बात भी नहीं करती है, सुबह 10 बजे से पहले सोकर उठती नहीं है। प्रिया मन ही मन मुस्कुरा उठी, क्योंकि वह भी तो सिर्फ संजू को दिखाने के लिए सुबह संजू के साथ 8 बजे उठ जाती थी और संजू के ऑफिस जाते ही फिर से सो जाती। संजू 8:30 बजे ऑफिस के लिए निकल जाता। जैसे ही संजू ऑफिस गया नहीं कि प्रिया सो जाती और सीधे 10 बजे उठती। दमयंती जी संजू का सुबह का नाश्ता, चाय और टिफिन सब तैयार रखती। प्रिया बना बनाया हुआ नाश्ता और चाय अपने पति को हर सुबह यूं प्यार से देती जैसे उसी ने सब बनाया हो। संजू तो सुबह उठते ही ऑफिस जाने के लिए नहाना तैयार होना जैसे अपने कामों में लगा रहता, इसलिए उसे कहाँ पता होता था कि खाना किसने बनाया या नाश्ता किसने बनाया। हाँ, संजू अपनी माँ को हमेशा शुक्रिया ज़रूर अदा करता और कहता, माँ आप सुबह इतनी जल्दी क्यों उठ जाती हो और रसोई में क्यों इतना काम करती हो? दमयंती जी कहती, बेटा काम करने से कोई घिस थोड़े जाता है, बल्कि इंसान को हमेशा काम करते रहना चाहिए, इससे उसका शरीर सलामत रहता है, वरना एक बार काम करना छोड़ा तो फिर शरीर भी साथ नहीं देता है। संजू जब भी दमयंती जी द्वारा बनाए खाने की तारीफ करता, प्रिया जल भुन जाती। प्रिया सास दमयंती जी के साथ रहना ही नहीं चाहती थी, मगर पति संजू माँ पर जान न्यौछावर करता था, इसलिए वह भी संजू के सामने उसकी माँ को अच्छा रखने का नाटक करती। सास दमयंती जी सब समझती थी, मगर घर में बेटे बहू के बीच झगड़ा करवाना नहीं चाहती थी
और इसी बात का फ़ायदा प्रिया उठाती थी। आज प्रिया ने सभी को अपनी माँ बनने की खुशखबरी दी थी। पूरा परिवार खुश था यह सुनकर। अब तो सास दमयंती जी का काम और बढ़ गया था, क्योंकि प्रिया ज़्यादातर आराम करती। सास दमयंती जी के इतना काम करने के बावजूद भी प्रिया उनसे खुश नहीं थी। उसे दमयंती जी एक आंख नहीं सुहाती थी। संजू भी अब प्रिया की खूब सेवा करता और उसे हर पल आराम करने को कहता, ताकि पेट में पल रहे बच्चे को कोई दिक्कत ना हो। दोनों पति पत्नी अपने आने वाले बच्चे के लिए खूब सपने सजो रहे थे। प्रिया ने आज बाहर से खाना मंगवाया तो दमयंती जी बोली, बेटी ऐसी हालत में घर का बना शुद्ध खाना ही खाना चाहिए, बच्चे के लिए बाहर का खाना अच्छा नहीं है। प्रिया बोली, मम्मी जी आप तो चुप ही रहिए, मेरे और मेरे बच्चे के लिए क्या अच्छा है मुझे पता है, आप चुपचाप अपना काम कीजिए। दमयंती जी बोली, बेटा कभी हम बूढ़ों की बात भी सुन लिया करो, हमारा तजुर्बा कभी गलत नहीं होता। संजू के ऑफिस से आने के बाद प्रिया बोली, संजू बुरा मत मानना, मगर ऐसी हालत में मुझे अच्छा खाना खाने की ज़रूरत है। तुम्हारी माँ के हाथों का खाना बिल्कुल स्वादिष्ट नहीं होता, इसलिए मुझे बाहर से खाना मंगाकर खाना पड़ता है। इसलिए मैं कह रही थी कि क्यों ना हम एक कुक रख लें, ताकि मुझे और मेरे आने वाले बच्चों को पौष्टिक खाना मिल सके। संजू बोला, हाँ ठीक है, कुक रखने में क्या बुराई है, रख दो। दूसरे दिन ही प्रिया ने अपनी सहेली से बात करके उसके घर जो कुक आती थी उसी को खाना बनाने अपने घर भी रख दिया। दमयंती जी संजू से बोली, बेटा मैं दोनों समय का खाना बना तो रही थी, फिर कुक रखने की क्या ज़रूरत थी। संजू बोला, मम्मी प्रिया को खाने में कुछ स्वाद ही नहीं लग रहा था, इसलिए उसने कुक को रखा है। अच्छा है ना, आपको भी आराम मिलेगा। दमयंती जी उदास होते हुए बोली, बेटा मुझे तो वैसे भी काम करना पसंद है, कुक को रख कर तुम लोगों ने मुझसे मेरा काम ही छीन लिया। संजू बोला, मम्मी उदास क्यों हो रही हो, आप कुक को बताती रहना कि किस तरह कौन से खाने में क्या डालना है। अब रोज़ सुबह शाम कुक खाना बनाने आती, आदतन दमयंती जी भी रसोई में आकर देखती और कुक को कुछ ना कुछ बताती। प्रिया ने जब सास दमयंती जी को रसोई में कुक को इंस्ट्रक्शन देते देखा तो बोली, मम्मी जी यह कुक आपसे कई गुना अच्छा खाना बनाती है, इसलिए आपको रसोई में आकर उसे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेहतर होगा आप पूरे दिन अपने कमरे में रहें और खाना खाते समय अपना खाना लेने आ जाएं। बाकी घर के कामों में दखलंदाजी करना बंद कर दीजिए। हमें पता है हमारा घर हमें किस तरह से संभालना है। कुक के सामने अपनी इतनी बेइज्जती दमयंती जी को बहुत बुरी लगी। वे रसोई से निकल ही रही थी कि प्रिया बोली, सुबह सुबह इस बुढ़िया का चेहरा देखती हूँ तो पूरा दिन खराब हो जाता है। दमयंती जी अपने कमरे में आकर रो पड़ी। प्रिया ने अपनी पूरा गर्भावस्था के दौरान दमयंती जी से सीधे मुँह से बात तक नहीं की, उल्टा खरी खोटी सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दमयंती जी हर बार खून के आंसू पी जाती। संजू भी अब ज़्यादातर प्रिया का ही साथ देने लगा था। उसे लगने लगा था कि उसकी मम्मी का दिमाग बुढ़ापे की वजह से सठियाने लगा है। उसकी एक वजह यह थी कि प्रिया का हर बारी संजू के दिमाग में दमयंती जी के खिलाफ बातें भरना। संजू भी दमयंती जी को बात बात में झिड़कने लगा था। अब दमयंती जी अपने आप को बिल्कुल अकेला समझने लगी थी। प्रिया ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। अब तो प्रिया रात दिन अपने बेटे के लाड दुलार में व्यस्त रहने लगी। दमयंती जी थोड़ा भी अपने पोते को खिलाने आती तो प्रिया उन्हें अपने बेटे के पास भी नहीं आने देती। प्रिया ने बड़े प्यार से अपने बेटे का नाम सोनू रखा। एक दिन सोनू खेल रहा था, दमयंती जी उसे उठाने गई तो प्रिया चिल्लाकर बोली, आपने हाथ धोए थे, आपको शायद पता नहीं इन हाथों में कितने कीटाणु होते हैं। दमयंती जी बोली, बहू मैंने हाथ धोए हुए हैं, इसलिए ही सोनू को उठा रही थी। प्रिया बोली, आप वापस मेरे सामने हाथ धोकर आइए, फिर ही आप सोनू को उठा सकती हैं। दमयंती जी प्रिया का यह असामान्य व्यवहार झेलते झेलते तंग आ चुकी थी। अब तो संजू भी उनसे सीधे मुँह बात नहीं करता था। दमयंती जी बोली, बहू यह मत भूलो कि भगवान सब देखता है। आज तुम मेरे साथ जो कर रही हो, कल के दिन तुम्हारे साथ भी वही सब होगा। प्रिया हंसने लगी और बोली, मम्मी जी आप मेरे बारे में इतना मत सोचिए, हो सके तो मुझे शांति से जीने दीजिए। अपने कमरे में पड़े रहिए, मेरे बेटे को छूने की कोशिश भी मत करिए। दमयंती जी आंखों में आंसू भरकर अपने कमरे में चली गईं। दमयंती जी अब अपने कमरे से ज़्यादा निकलती भी नहीं थीं, क्योंकि वे जानती थी रोज़ रोज़ के तानों से बेहतर है कि वे भी अब अपने कमरे तक ही सीमित रहें। वे जान चुकी थी कि अब घर में किसी को उनकी ज़रूरत नहीं है।
धीरे धीरे सोनू बड़ा होता जा रहा था। बहुत बार वह अपनी दादी माँ के कमरे में चला जाता और उनसे बातें करने लगता, मगर प्रिया उसे डांट टपट कर वापस कमरे से खींच कर ले आती और कहती, तुम सिर्फ मेरे बेटे हो, उस बुढ़िया के पास जाने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। अकेले कमरे में दमयंती जी का भी दम घुटने लगा था। गांव से बार बार बुलावा आने के कारण दमयंती जी को गांव जाना ही उचित लगा। संजू और प्रिया ने दमयंती जी को रोकने की कोशिश भी नहीं की। संजू को भी अपनी पत्नी की बातें ही सही लगती, इसलिए वह भी अपनी माँ को एक शब्द न बोला। दमयंती जी ने सोनू को प्यार करना चाहा, मगर उन्हें प्रिया की बातें याद आ गई और वह गांव के लिए रवाना हो गई। प्रिया उनके जाने के बाद बोली, अच्छा हुआ जो बला टली। अब संजू और प्रिया सोनू के साथ मज़े में रहने लगे और वहाँ गांव में दमयंती जी अपने पुराने मकान में जाकर रच बस गईं। शहर से ना कभी संजू और प्रिया उन्हें फ़ोन करते और ना ही कभी दमयंती जी बेटे बहू को फ़ोन लगाती। दमयंती जी ने इस उम्र में अचार बनाकर बेचना शुरू कर दिया ताकि वे अपने खाने के पैसे निकाल सकें, क्योंकि बेटे बहू ने तो हाथ में ज़्यादा पैसे तक नहीं दिए थे। दिन महीने साल गुजरते गए। वहाँ सोनू जवान हो चला था, उसकी शादी की उम्र हो गई थी। अपनी दादी के कमरे को यूं खाली पड़ा देख उसे बचपन की यादें जब जहन में आती तो वह अपनी मम्मी प्रिया से पूछता, मम्मी ये जो खाली कमरा है जहाँ दादी रहती थी वे अब कहाँ है? अब वे यहाँ क्यों नहीं रहती? वे मुझे बहुत प्यार करती थी। प्रिया कहती, बेटा तुम्हारी दादी ने मुझ पर बहुत अत्याचार किया, हमेशा आराम करती रहती और मुझसे घर का सारा काम करवाती। तुम्हें याद नहीं कैसे इस कमरे से बाहर तक नहीं आती थी और दिन भर रसोई में खटती रहती। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम आइंदा से कभी इस घर में उनका नाम भी ना लो। सोनू बोला, मम्मी जिस औरत ने मेरी माँ को परेशान किया हो उस औरत से मेरा भी कोई वास्ता नहीं। इस तरह प्रिया ने सोनू को भी अपने बस में कर लिया था। सोनू ने भी दादी के बारे में पूछना बंद कर दिया था। दमयंती जी गांव में सोचती रहती, अब तो पोता सोनू भी बड़ा हो गया होगा, काश मैं कभी सोनू से मिल पाती। दमयंती जी भी बेटे बहू के पैसों की मोहताज नहीं रही थी। वे आत्मनिर्भर तो बन ही चुकी थी, साथ साथ बेटे बहू को कभी भी याद नहीं करती थी। प्रिया सोनू के लिए लड़के देखने लगी। तब किसी परिवार के रिश्तेदार ने लड़की रोमा का रिश्ता सुझाया। रोमा की तस्वीर देखी तो घर में सभी को लड़की तुरंत पसंद आ गई। रोमा गांव की थी मगर पढ़ी लिखी और बहुत होशियार थी। सोनू और रोमा के घर वालों ने मिलकर रिश्ता पक्का कर दिया और थोड़े समय बाद रोमा घर की बहू बनकर आ गई। अकस्मात अटैक के कारण संजू की मृत्यु हो गई और प्रिया टूटकर बिखर गई। प्रिया को रोमा ने उन दिनों खूब संभाला, जिससे प्रिया में वापस जिंदा रहने की शक्ति आई, वरना वह तो टूट ही गई थी। धीरे धीरे सब वापस नॉर्मल होने लगा। रोमा भी सोनू की तरह नौकरी पर जाने लगी और दोनों की गृहस्थी चलने लगी। थोड़े महीने गाड़ी पटरी पर चली, मगर एक रोज़ जब रोमा घर पहुंची और उसने देखा कि खाना बना हुआ नहीं है तो वह गुस्से में प्रिया से बोली, माँ जी मैं थक कर ऑफिस से आती हूँ, आप पूरा दिन घर में अकेले क्या करती हैं? आज खाना क्यों नहीं बनाया आपने? प्रिया बोली, बहू आज कुछ तबीयत ठीक नहीं थी। रोमा चिल्ला कर बोली, मम्मी जी सिर्फ खिचड़ी या दलिया ही बना देती हैं, आपको तो पता है मैं ऑफिस से थक कर आती हूँ और खाना बना हुआ भी नहीं मिलता तो मेरा पारा चढ़ जाता है। उतने में वहाँ सोनू भी आ गया। सोनू भी रोमा की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला, हाँ मम्मी आप दिन भर घर में रहती हो, एक खाना ही तो बनाना होता है। रोमा मेरी कमाने में मदद करती है तभी तो इतने खर्चे निकल पाते हैं। आज सोनू और रोमा से ऐसी बातें सुन प्रिया को अपना अतीत सामने खड़ा दिखाई दे रहा था। प्रिया को अपने आप में दमयंती जी और सोनू में पति संजू की छवि दिखाई पड़ रही थी। मानो दूर से दमयंती जी यही दोहरा रही हूँ, बहू यह मत भूलो कि भगवान सब देखता है। प्रिया समझ चुकी थी यह तो अभी शुरुआत है, आगे जाकर उसका भी हाल अपनी सास जैसा हो जाएगा, क्योंकि जो जैसा करता है वैसा ही भरता भी है। प्रिया को आज मन कर रहा था कि वह दमयंती जी की खबर निकाले, मगर घर में क्या कहेगी, और दमयंती जी को तो अपने बेटे संजू के निधन की भी खबर नहीं दी गई थी। किस मुँह से दमयंती जी के सामने जाती, यही सब सोचकर निढाल सी होकर बैठ गई और भगवान के सामने आकर रोने लगी और बोली, हे भगवान मुझसे कितनी बड़ी गलती हुई है। मैंने माँ समान सास को बिल्कुल इज्जत नहीं दी, इसलिए अब शायद मुझे भी ऐसे दिन देखने पड़ेंगे जो मेरी सास ने देखे होंगे। हे भगवान मुझे भी उठा ले, क्योंकि मुझ में तो इतनी शक्ति भी नहीं है कि मैं कहर सहन कर पाऊँ। प्रिया फूट फूट कर रो रही थी। आज उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वो प्रायश्चित भी करना चाहती थी,
लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं था, उसे वो सब भोगना था जो उसने अपने सास के साथ किया था। यह कहानी आपको कैसी लगी आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।